आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। विभाजन भारत में इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी लेकर आया था। एक ऐसा दौर जब इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। सड़कों पर लाशें थी, तमाम गलियां जले हुए घरों के काले धुएं के गुब्बार से ढक गई थी। कुछ देर में कोई खामोश सड़क नारों के शोर से चौंक जाती थी, और उसके बाद सुनाई देती थी रोती बिलखती आवाजें, चीखें। दर्द गाढ़ा था। वक्त का ये काला हिस्सा जाते जाते गया, लेकिन इसकी खौफनाक यादें उन लोगों के जहन में देर तक जज्ब रही जो इसके गवाह थे। इन्हें भुलाना मुश्किल था, लेकिन इसी बीच एक कविता थी जिसने इन जख्मों पर मरहम का काम किया। अज आखां वारिस शाह नूं कित्थों कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का बोल। एक रोई सीधी पंजाब दी तू लिख लिख मारे। लोग इस कविता को पढ़ते, गाते और कहते, पंजाब को बचा लो, इस मुल्क को बचा लो उस मिट्टी को जहां कभी प्रेम उगा करता था, जहां अब सिवाय नफरत के कांटों के और कुछ नहीं है। लोगों की आवाज बन चुकी ये कविता लाहौर की एक बेटी का दर्द था, जिसका घर अब पाकिस्तान नहीं भारत था, लेकिन उजड़ा हुआ, जिसे समेटने में अभी अरसा लगता, लेकिन उसकी कलम हौसला बांधती रही कि हालात सुधरेंगे, सब ठीक हो जाएगा, मुल्क दोबारा मुस्कुराएगा। नामी गिरामी में आज कहानी पंजाब की इसी बेटी अमृता प्रीतम की। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं। अज आखां वारिस शाह नूं कितों कबरां विचों बोल। अज आखां वारिस शाह नूं कितों कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का बोल। ये बरस 1930 का था। अंग्रेजों से दो हाथ कर रहा भारत अब अपनी चुनी हुई सरकार चाहता था। दिल्ली में मांग उठ रही थी। मांग पूर्ण स्वराज की भी थी, जिसकी पैरवी लाहौर कर रहा था। आंदोलन की इन आवाजों के बरक्स लाहौर से करीब 90 किलोमीटर दूर गुजरांवाला से कई आवाजें और आ रही थी, रोने और बिलखने की। अमृता की मां गुजर गई थी। घर में मातम था। मृत मां के पास ही बैठी अमृता आंखें बंद कर उनके लौट आने की प्रार्थना कर रही थी। मां की एक सहेली ने उनसे कहा था कि कोई ईश्वर है जो हर मुराद पूरी करता है। अमृता को भी विश्वास था ईश्वर उनकी सुनेगा, मां लौट आएंगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। मां की सांस छूटी, अमृता पत्थर हो गई। ईश्वर अब उनका दुश्मन था, जिसे वो अंधा और बहरा मानने लगी। परिवार अब लाहौर आ गया था। ईश्वर के लिए अमृता की नफरत पिता करतार सिंह को चुभ रही थी। ईश्वर में उनका विश्वास था, यही विश्वास वो अमृता में भी चाहते थे। लिहाजा एक दिन दोनों के बीच कहासुनी हो गई। पिता ने फरमान सुना दिया कि अगर घर में रहना है तो अरदास करनी पड़ेगी। अमृता ने भी साफ साफ कह दिया कि अरदास के वक्त उनकी आंखें बंद रहेंगी, लेकिन वो प्रार्थना नहीं करेंगी, सपने देखेंगी। मां की मौत ने अमृता को अकेला कर दिया था। अकेलेपन की मार ने अमृता का राब्ता किताबों से कराया। अब किताबें और पिता उनके गुरु बन गए थे। साहित्य अकेडमी के पंजाबी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पंजाबी के प्रोफेसर रवैल सिंह बताते हैं,
ये शुरुआती दौर में अमृता जी के जो फादर हैं उनका नाम वैसे नंद साधु था, और बाद में उनका नाम उन्होंने करतार सिंह हितकारी रखा था। वो खुद पढ़ते थे, लिखते थे, कविता भी लिखते थे वो। तो अमृता जी की जो शुरुआत की कविता है वो सुधारवादी है, आदर्शवादी है, और उसके 2 काव्य संग्रह ठंडियां किरणा और अमृत लहरा पहले छपे थे। पर उसकी जो फर्स्ट पोएम है वो 8 वर्ष की थी जब वो छपी थी, और किसी उसके तब लिखी थी कोई कुछ सपनों का शहजादा, उसका जैसे वो राजन का जिसमें उसका जिक्र था किसी का, वो लिखी थी। पर उस नज्म वाला वो जो पेपर था उसके फादर के हाथ लग गया, और उसने बहुत गुस्सा किया कि तू 8 साल की उम्र में इश्क की बातें कर रही है। तो उसको वो लिखना बंद करवा के उसको कहा गया कि तू जो पोइट्री लिखनी है वो धर्म की, आदर्श की और जहाँ सुधार की लिखनी है। अमृता अब किताबों और पिता संग जीना सीख रही थी। समाज में छुआछूत की समझ भी हो गई थी, जो तब अंतहीन था। नानी को वो अक्सर छुआछूत की बातें करती पाती थी। सोचती कि नानी खुद को सर्वोच्च क्यों मानती है, इसलिए क्योंकि वो एक ऊंचे कुल में पैदा हुई है। लेकिन इसमें उनकी उपलब्धि क्या है? पैदा होना कोई उपलब्धि तो नहीं। इसी उधेड़ बुन में उनकी नजर रसोई में रखी चाय के कप पर गई। कप 2 जगह रखे हुए थे। अमृता ने दादी से सवाल किया कि ये कप अलग अलग क्यों रखे हैं। नानी ने कहा कि एक कप में वो हिंदू और सिखों को चाय देती हैं, मुसलमानों के लिए कप उन्होंने अलग कर रखा है। अमृता को ये बात चुभ गई। उन्होंने जिद पकड़ ली कि अब वो अगर चाय पानी पिएंगी तो उसी कप में जिसमें उनकी नानी मुसलमानों के लिए चाय परोसती है। घर में शोर हुआ तो बात करतार सिंह तक गई। वो अपनी सास के इस हरकत से अनजान थे। बात मालूम हुई तो वो भी बिफर गए। कपों का भेदभाव मिट चुका था। अब वो हिंदुस्तानी हो गए थे। रवेल सिंह। अमृता जी को मैं बहुत बार मिला हूँ। अमृता प्रीतम एक ऐसी शख्सियत का नाम था जो बागियाना किस्म की थी। उसने परिवार का जो कंसेप्ट है, हमारे यहाँ परिवार की जो संस्था है, उसके खिलाफ विद्रोह किया। इवन उसका जो नावल पिंजर है, वो नावल में एक औरत है जो पागल है, उसके साथ रेप होता है, और उसको पागल औरत को पता नहीं किसने रेप किया है, क्यों रेप किया है, उसको देही के सुख का पता कुछ नहीं, काम क्या होता है, उसको पेट के अंदर बच्चा है उसका पता नहीं क्या है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स वो लेती थी जिसमें क्रिमिनल हार्मनी की बात वो करती रही। 16वां साल लग चुका था। यौवन की बहारें फूट रही थीं। पिता जवान हो रही बेटी के हाथ पीले करना चाहते थे, मगर अमृता जवानी को गृहस्थी की डोर से बांधना नहीं चाहती थी। हालांकि जीत पिता की हुई। अमृता को शादी करनी पड़ी। अपने 16वें साल को 60 साल बाद अमृता ने आत्मकथा रसीदी टिकट में कुछ यूं बयां किया है। 16वें साल में मेरा परिचय उस असफल प्रेम की तरह था जिसकी कसक हमेशा के लिए वहीं पड़ी रह जाती है। शायद इसलिए ये 16वां साल मेरी जिंदगी के हर साल में कहीं ना कहीं शामिल है। प्रीतम सिंह से अमृता का ब्याह हो गया। सगाई 4 बरस की उम्र में ही कर दी गई थी। अमृता प्रीतम हो चुकी थी। उनके नाम से प्रीतम ता उम्र ना छूटा। अलबत्ता प्रीतम से कुछ सालों बाद उनका साथ छूट गया। 2 बच्चों को लेकर अमृता घर लौट आई और लाहौर रेडियो में नौकरी करने लगी। ससुराल छोड़ आई अमृता समाज के निशाने पर थी। लोग उन्हें भला बुरा कहते थे। रेडियो में नौकरी करने, कविताएं पढ़ने पर सवाल उठाते थे। काफी कुछ बुरा घट रहा था अमृता की जिंदगी में और देश की जिंदगी में भी। आजादी बंटवारे का श्राप लाई थी, जिसकी जद में अमृता और उनका परिवार भी आया। धर्म खूनी हो गया था। सड़कों पर लाशें थी। कीमत केवल आवेश और हवस की थी, इंसानों की नहीं। लाहौर पराया हो गया था। अमृता का नया ठिकाना देहरादून था। बंटवारे के जख्म ने उन्हें रातों सोने नहीं दिया। वो सोचती रहती कि ये खून खराबा किसके लिए? भारत 2 मुल्क में कब बट गया? जिम्मेदार कौन है? कोई बचाने क्यों नहीं आया? इन सवालों ने उन्हें कलम उठाने पर मजबूर कर दिया। अजाखां वारिस शाहनो
ਕਿੱਥੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵੈਨ, ਅਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਨੋ ਕਹਿਣ। ਉਠ ਦਰਦ ਮੰਦਾਂ ਦਿਆ ਦਰਦ ਦਿਆ ਉਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਅਜ ਬੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਿਛੀਆਂ ਤੇ लहू दी बरी चनाब। आज मैं वारिस शाह से कहती हूँ अपनी कब्र से बोल, और इश्क की किताबों का कोई नया पन्ना खोल। पंजाब की ही एक हीर के रोने पर तूने पूरी गाथा लिख डाली थी। देख आज पंजाब की लाखों रोती बेटियां तुझे बुला रही हैं। उठ दर्दमंदों को आवाज देने वाले, अपना पंजाब देख, खेतों में लाशें बिछी हुई हैं, चिनाब लहू से भरी बहती है। इस कविता का असर बेहद गाढ़ा हुआ। विभाजन का दर्द झेल रहे लोगों ने इसे अपना गीत बना लिया, जो कुछ सालों बाद पाकिस्तानी फिल्म करतार सिंह में भी नजर आई। कविता अमर हो गई, आज भी इसे गुनगुनाया जाता है। अमृता प्रीतम पर होती महफिलों का ये हिस्सा होती है। इससे जुड़ा एक किस्सा अमृता प्रीतम ने भी सुनाया था। एक बार पाकिस्तान से एक दोस्त आए मिलने, तो उन्होंने थोड़े से केले मेरे आगे रख दिए। मैं हैरान हुई, ये क्या? कहने लगी ये मेरी तरफ से नहीं है, मैं आ रहा था तो एक केले बेचने वाला भागता हुआ आया, मुझे कहने लगा तुम दिल्ली जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। कहता तुम अमृता से मिलोगे? इन्होंने कहा जाहिर है जरूर मिलूंगा। कहते जिसने वारिस शाह नज़म कही थी? उन्होंने कहा हाँ मिलूंगा। कहते ये केले उसे दे देना, मैं यही दे सकता हूँ, मैं समझूंगा कि मेरा आधा हज हो गया। देहरादून छोड़ अमृता दिल्ली आ गई थी, कविताएं और लेखनी लोगों तक पहुंचाने। इसमें उनका जरिया बना आकाशवाणी दिल्ली। तो विभाजन के बाद वो दिल्ली आई तो उसके पास काम नहीं था, और जिसने उसको काम दिलाया वो ऑल इंडिया रेडियो में वो परमानेंट स्टाफर नहीं थी, वो कैजुअल स्टाफर थी। और वहां जाके जब वो बोलती थी, उसके प्रोग्राम का नाम हुआ करता था आवाज की दुनिया के दोस्तों। वो ऐसे मुखातिब होती थी, जब शुरू में बोलती थी आवाज की दुनिया के दोस्तों, तो लोग कहते हैं कि लोगों के दिल निकल जाते थे, इतना प्यार से बोलती थी। और वो रेडियो के उसके स्टूडियो के बाहर लोग खड़े होकर देखते थे कि ये अमृता कैसा फिनोमेना है। उसको लोग बोलते देखने जाते थे, हिंदी में, इंग्लिश में, इवन फॉरेन लैंग्वेज में, बुल्गारिया, रशियन में उसकी लगभग सारी पोइट्री ट्रांसलेट हुई है। थोड़ा सा तनाव था उसकी कविता में, अपनेपन की छू थी, और ये स्पष्ट उनके प्यार मोहब्बत फिर दुख दर्द की बातें थी उसकी कविता में। अपना मैगजीन शुरू किया जिसका नाम था नागमणि। सभी को ये होता था कि मैं नागमणि में मेरी कविता या मेरी कहानी या मेरा कुछ भी जो छपे, और जो नागमणि में छप जाता था लोग उसको समझ लेते कि ये एस्टेब्लिश्ड हो गया राइटर। आकाशवाणी से कविताओं को लोगों तक पहुंचा रही अमृता के जीवन में प्रेम की एक अलग गाथा है, जहां प्रेम निस्वार्थ है, अपरिहार्य है, प्रेम साहिर है। इस प्रेम की शुरुआत आजादी और विभाजन से कुछ सालों पहले पंजाब के प्रीतनगर गांव से शुरू होती है। अमृता अपने साथियों के साथ मुशायरा कर लौट रही थी। 15 लोगों की टोली थी, मगर रास्ते भर अमृता की नजर साहिर लुधियानवी पर टिकी हुई थी। दोनों लाहौर लौट आए, मगर बातें नहीं हुई। अमृता ने लिखा, प्रीतनगर में पहली बार मैंने साहिर को देखा और सुना। मैं नहीं जानती कि ये साहिर के लफ्जों का जादू था या उसकी खामोश नसरों का, कि मुझ पर एक तिलिस्म सा छा गया। कह सकती हूँ कि तकदीर ने उस रात मेरे मन की मिट्टी में इश्क का पेच बो दिया था। लाहौर में जब कभी साहिर मिलने के लिए आता तो जैसे मेरी ही खामोशी में से खामोशी का टुकड़ा कुर्सी पर बैठता और चला जाता। साहिर आधी सिगरेट पीकर राखदानी में बुझा देता, फिर नई सिगरेट सुलगा लेता।
कभी मैं उसके हाथों को छूना चाहती थी, पर मेरे ही संस्कारों की वो दूरी थी जो तय ही नहीं होती। उसके जाने के बाद छोड़ी हुई सिगरेट के टुकड़े संभाल कर मैं अलमारी में रख देती, फिर अकेले में एक एक टुकड़ा जलाती और जब उंगलियों के बीच पकड़ती तो लगता था जैसे उसका हाथ छू रही हूं। विभाजन के बाद वीरान हो चुकी अमृता की जिंदगी में साहिर वो कंधा थे जिस पर सिर रख अमृता सुकून ढूंढती थी, मगर अपनी ज्यादा जिंदगियों की उलझनों ने दोनों के प्रेम को कभी जुबान पर आने ही नहीं दिया। साहिर की किताब तलखियां में ये उलझन साफ साफ नजर आती है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। साहिर और अमृता का रिश्ता उस आसमान और पहाड़ जैसा था जो एक दूसरे को छूते तो दिखाई देते थे, लेकिन असल में फासला बहुत ज्यादा था। साहिर बंबई में फिल्मों का काम देख रहे थे और दिल्ली में अमृता आकाशवाणी का। एक दिन वो साहिर को फोन मिलाने टेलीफोन बूथ पहुंची, लेकिन तभी उनकी नजर एक मैगजीन पर पड़ी जिसमें साहिर ने कहा था कि उन्हें उनका नया प्रेम मिल गया है। अमृता ने अपने हाथ फोन से दूर खींच लिए। हकीकत सामने थी, मगर अमृता इसे स्वीकार नहीं पा रही थी। हमारे बीच 900 मील का फासला था। ये 900 मील लंबा रेगिस्तान जो मेरे सामने बिछा हुआ था। दिल्ली रेडियो से मैं जो रोज प्रोग्राम पेश करती, कभी कभी उसमें मेरा गीत भी होता था, मेरे खून से भीगा हुआ, जिसे पेश करते हुए मुझे एहसास होता कि मैंने एक पल के लिए वो 900 मील का फासला तय कर लिया है। साहिर का प्रेम अब किसी और के साथ था। घड़ी विरह की थी, लेकिन दूसरे छोर पर एक नया रिश्ता अमृता का इंतजार कर रहा था। इंद्रजीत, जिन्हें बाद में इमरोज के नाम से जाना गया। जो साहिर है, साहिर के साथ उनका मोहब्बत है। साहिर भी मोहब्बत करता था, पर उनका मिलाप नहीं हुआ जैसे इमरोज के साथ हुआ। वो सीधी टिकट में वो खुद लिखती है कि मैं इस जिंदगी में 2 बार मोहब्बत की है, पहली बार साहिर से और दूसरी बार इमरोज से। और अपनी लाइफ में इतनी दिलेरी के साथ ये एक्सेप्ट करना किसी औरत का, और उस दौर में एक्सेप्ट करना जब औरत को बोलने की आजादी नहीं थी, यंग थी, तब ये एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी बात थी। इमरोज और अमृता दोस्त बन चुके थे। दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे। अमृता बस के इंतजार में जब खड़ी रहती तो इमरोज उन्हें छत से निहारा करते। 1500 रुपए इकट्ठा कर इमरोज ने स्कूटर खरीदी। अमृता के पास गए और बोले, चलो मैं तुम्हें दफ्तर छोड़ दूं। अमृता ने बिना देर किए हाँ कर दी। मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा था, लेकिन अमृता के मन में साहिर की छवि अब भी गाढ़ी थी। इसी दरमियान इमरोज को गुरुदत्त का बंबई से बुलावा आया। वो इमरोज से अपनी फिल्म में काम कराना चाहते थे। वेतन अच्छा था और ठहरने का भी इंतजाम था। इसकी खबर इमरोज ने अमृता को दी, जिसे अमृता बर्दाश्त न कर पाई। लगा जैसे मेरे से कुछ छूट रहा हो। एक बार इसी बंबई ने मेरे साहिर को ले लिया था, वही बंबई दूसरी बार। आंखों का पानी संभल ही नहीं रहा था। कोई दूसरा ना देखे, इसलिए उस दिन का अखबार उठाकर आंखों पर रख लिया। शायद अमृता की प्रार्थना सुन ली गई। 3 दिन ही बीते थे कि बंबई से फोन आया। इमरोज ने अमृता को बताया, नौकरी अच्छी है, गुरुदत्त भी अच्छे हैं, लेकिन लगता है यहां मैं रह नहीं पाऊंगा। इमरोज दिल्ली लौट आए, मगर काम के सिलसिले में
अक्सर बंबई का चक्कर लगा रहता। जल्द ही वो समय आया जब दोनों ने साथ रहने का फैसला किया, बिना शादी किए। तारीख 8 जनवरी 1964 थी। हालांकि समाज के ताने पीछा कहां छोड़ते हैं, दोनों के इस फैसले की खूब मुखालफत हुई, मगर प्रेम ने इसे भी पाट दिया। इमरोज ने तो अपना जो शख्सियत है उसको फना कर दिया अमृता के अंदर जाकर। किसी टाइम पे इमरोज लिखना शुरू करता था तो इमरोज उसको अमी बोलता था अमृता को। इमरोज ने लगता है मेरे को कि जैसे एक पंजाबी में बुल्ले शाह का कलाम है, रांझा रांझा कर दीनी में आपे रांझा हुई, सदो नी मैनू तीदो रांझा हीर ना आपको कोई। तो वो इमरोज ने अपने आप को अमृता में फना कर दिया था, उसकी अपनी हस्ती उसने मिटा दी थी। और अब भी वो अमृता के परिवार के साथ वैसे ही रह रहा है और अमृता की याद में अभी भी टाइम बता रहा है। एक किस्सा 1958 का भी है। वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मिन्ह भारत दौरे पर थे। प्रधानमंत्री नेहरू से उनकी अच्छी दोस्ती थी। हो ची मिन्ह के सम्मान में कार्यक्रम हुआ तो अमृता प्रीतम को भी बुलाया गया। मिन्ह की छवि उस नेता की थी जिन्होंने अमेरिका तक को धूल चटाई थी। 1958 की उस शाम दोनों की मुलाकात हुई। हो ची मिन्ह ने अमृता का माथा चूमते हुए कहा, हम दोनों सिपाही हैं, तुम कलम से लड़ती हो, मैं तलवार से लड़ता हूं। मशहूर लेखक खुशवंत सिंह ने एक पत्रिका में लिखा था कि अमृता की कहानियों के किरदार कभी जीवंत होकर सामने नहीं आते थे। मैंने उनके उपन्यास पिंजर का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और उनसे गुजारिश की थी कि बदले में वो अपनी जिंदगी और साहिर के बारे में मुझे विस्तार से बताएं। उनकी कहानी सुनकर मैं काफी निराश हुआ। मैंने कहा कि ये सब तो एक टिकट भर पर लिखा जा सकता है। शायद वो टिकट वाली बात ही अमृता के मन में घर कर गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम रसीदी टिकट रखा। अमृता को साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ और पद्म विभूषण सहित देश के कुछ सर्वोच्च पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वो जितनी प्रसिद्ध भारत में थीं या कहीं की हैं, उतनी ही प्रसिद्ध पाकिस्तान में भी। अमृता को समझने के लिए उसकी 2 ऑटोबायोग्राफीज हैं। एक तो है रसीदी टिकट जिसके ऊपर उनको ज्ञानपीठ मिला था, और दूसरी अखरां दे परछामे। अमृता को समझना हो तो जो 2 पुस्तकें उसके बाहरी रूप को आप समझ सकते हैं। अमृता के जो अंदरूनी रूप है, उसका जो सेल्फ है, उसको समझने के लिए उनकी 3 पुस्तकें हैं जो उसके पंजाबी में नाम है। एक का नाम है लाल धागे का रिश्ता, दूसरी का नाम है दरवेशां दी मेहंदी और तीसरी हरे धागे का रिश्ता। अमृता बदलाव का एक पर्याय है। कविता है जो प्रेम सिखाती है, बताती है प्रेम जरूरी है, यही प्रारंभ है यही अंत, हौसला बांधती है और कहती है मैं तेनू फिर मिलांगी। मैं तेनू फिर मिलांगी। किथे, किस तरह पता नहीं। शायद तेरे तखयुल दी चिंगारी बन के तेरे कैनवास ते उतरांगी, जा खौरे तेरे कैनवास दे उत्ते एक रहस्यमयी लकीर बन के खामोश तेनू तकदी रवांगी। जा खौरे सूरज दी लो बन के तेरे रंगा विच घुलांगी। जा रंगा दिया बावां विच बह के तेरे कैनवास नू पलांगी। पता नहीं किस तरह किथे, पर तेनू जरूर मिलांगी। मैं तेनू फिर मिलांगी। उम्मीद है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। कोई सुझाव या शिकायत हो बताइएगा। इस एपिसोड की फरमाइश की थी हेमंत देशमुख ने। आप भी अगर अपने किसी मनपसंद शख्सियत पर नामी गिरामी चाहते हैं तो बताइएगा। पता है radio@aajtak.com। अगर आप इस एपिसोड को किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं तो वहां पर हमें रेट करने का ऑप्शन होगा। वहां पर स्टार्स के जरिए आप हमें रेट कर सकते हैं, कमेंट करके इस एपिसोड पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस एपिसोड के लिए साउंड का जिम्मा संभाल रहे थे सचिन द्विवेदी। मेरा नाम सूरज कुमार है। इजाजत दीजिए। शुक्रिया।